नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 4 बजे 40 खबर में आपका स्वागत है। 4 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले जिस खबर पर बात होगी उसमें बात हम करेंगे देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम की। शर्जिल से क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और अब से कुछ देर बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाना है। इसके अलावा बात करेंगे शाहीन बाग की। समर्थन में धरना करने वालों को उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ 2 लोग कानून के विरोध में हैं, वो लगातार धरना दे रहे हैं। इसके अलावा बात होगी भारतीय जनता पार्टी के 2 भड़काऊ बात कहने वाले नेताओं की, जिन पर शिकंजा कस गया है। प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के ऊपर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। हम बात करेंगे निर्भया के दोषियों की। आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इन 4 खबरों के साथ साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को दिखाते हुए फटाफट अंदाज में। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना। थोड़ी देर में होगी पेशी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा सख्त। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के समर्थक को दिल्ली पुलिस ने जबरन हटाया। विरोध करने वालों का धरना प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी। शाहीन बाग में के लोग भी जुटे। सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग। नागरिकता कानून के विरोधियों पर बरसे योगी आदित्यनाथ। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग घोट रहे हैं संविधान का गला। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। दिल्ली के शाहीन बाग में पिस्टल लहराने के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने गन के मालिक मोहम्मद लुकमान को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष और रेहब फाउंडेशन के ट्रस्टी से पूछताछ। सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े तार, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। केरल विधानसभा में नागरिकता कानून को लेकर हंगामा। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का विरोध। सीए के खिलाफ नारेबाजी। न्यूज नेशन पर हुए हमले के विरोध में जम्मू में सड़क पर उतरे लोग। जम्मू डोगरा फ्रंट ने की शाहीन बाग में हमले की निंदा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नागरिकता कानून को लेकर कल हुई हिंसा। समर्थक और विरोध करने वालों में गोलाबारी, 2 लोगों की मौत। नागरिकता कानून को लेकर बिहार के सीतामढ़ी में हंगामा। सीए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को ग्रामीणों से हुई झड़प, कई लोग घायल। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद न्यूज नेशन से बोले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया गलत। ईसी ने कल तक मांगा जवाब। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की सियासी पारी शुरू। बहन के साथ बीजेपी में हुई शामिल। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का करेंगे प्रचार। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला। अजय आलोक बोले, भरोसे के लायक नहीं प्रशांत। अच्छा है कोरोना वायरस हमें छोड़कर जा रहा है। यूपी के जेल मंत्री जयप्रकाश सिंह का विवादित बयान। कहा, नेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, पढ़े लिखे लोग समाज को बिगाड़ने का करते हैं काम। निर्भया केस के दोषी मुकेश का फांसी पर चढ़ना तय। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। कहा, राष्ट्रपति ने फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया। ओडिशा के बहरामपुर में भीषण सड़क हादसा। तब पानी घाटी के पुल पर फिसली बस। हादसे में 7 लोगों की मौत, 40 घायल। नासिक में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 27। कल ऑटो को बचाने के चक्कर में कुएं में गिरी थी बस। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी। कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन में और भी घातक हुआ कोरोना वायरस। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 132। वायरस से ग्रस्त 6000 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। सफेद चादर से ढकी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां। शिमला में ताजा बर्फबारी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। जेसीबी की मदद से मॉल रोड से हटाई गई बर्फ। तो 4 बजे 40 खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इसमें उन्होंने कई बातें साफ साफ कही हैं जो आज सीए विरोधियों को सुननी चाहिए। प्रदर्शन संविधान बचाने का नहीं, संविधान विरोधी काम है, ये बात कही है योगी आदित्यनाथ ने। प्रदर्शन के नाम पर संविधान का गला घोटा जा रहा है। गरीब के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाने की साजिश की जा रही है। धरने पर बैठे लोगों को सीए एनआरसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन जारी है। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कही है। और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। देश से गद्दारी करने वाले लोगों से बातचीत का कोई औचित्य नहीं है, ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा वालों से कोई बात नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का या कहिए सरकार का क्या कुछ एजेंडा होने जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है न्यूज नेशन से खास बातचीत में। सिमी, हुजी और पीएफआई के सदस्यों का
सहयोग है इस विरोध प्रदर्शन को, लिहाजा बातचीत का कोई औचित्य नहीं, बातचीत की कोई जरूरत नहीं। देश से गद्दारी करने वाले लोगों से बातचीत की कोई जरूरत नहीं। योगी जी, सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। एनआरसी अभी रोल आउट नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और गृह मंत्री ने उसके बारे में घोषणा की है कि आने वाले समय में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये दो मुद्दे हैं तो ये जो शाहीन बाग हो रहा है, जो लखनऊ में हो रहा है, कुछ जगहों पर हो रहा है, देश के कई जगहों पर हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप क्या इसको संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन मानते हैं जैसा क्लेम किया जा रहा है? देखिए, संविधान बचाने का नहीं बल्कि संविधान विरोधी कृत्य है। ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, एक ऐसा कृत्य जो संविधान बचाने की आड़ में संविधान का गला घोंट रहा है। निरीह और कमजोर लोगों को निशाना बना करके, उनके कंधे में बंदूक रख करके अराजकता फैलाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। इसको संविधान के साथ कतई नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो ये लोग धरने पर बैठे हैं, इनसे पूछो तो कि आखिर इनकी डिमांड क्या है। ये सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, इनको इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। कुछ लोग गुमराह होकर के आए हैं, कुछ लोग भाड़े के रूप में वहां पर आए हैं और भाड़ा मिलता है, धरने में बैठते हैं, नहीं मिलता है तो फिर अपना दूसरा काम करते हैं। इनका शांति से, सौहार्द से, संविधान से कोई संबंध नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, ये पूरी बात देखिएगा आज रात 9 बजे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ का सिर्फ न्यूज नेशन पर। तो योगी आदित्यनाथ का किस तरीके का एक्शन प्लान रहने जा रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। क्या कुछ काम हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 180 दंगाइयों से वसूली की गई है। ये वो दंगाई है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों को 1,90,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस दिया गया है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनसे ही नुकसान की भरपाई होगी। वही बात जो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगे, ये सिफारिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। 2 दर्जन से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये अहम बातें हैं जो कुछ कदम उठाए हैं योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हुई हिंसा के बाद। और अब बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। शरजील इमाम से क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें कि शरजील इमाम को आज ही सुबह पटना से दिल्ली लाया गया है। अब से कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 3 घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी है। शरजील इमाम वो शख्स जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जो ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान से असम को अलग किया जा सकता है। असम को अलग करने की जिम्मेदारी शरजील इमाम अपने ऊपर ले रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों की राज्य पुलिस लगातार शरजील इमाम की तलाश में थी। 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी बिहार की राजधानी पटना। पटना की अलग अलग जगहों पर, बिहार की अलग अलग जगहों पर तलाश की जा रही थी शरजील इमाम की। जहानाबाद जो शरजील इमाम का पैतृक जिला है, गृह जनपद है, वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस दबिश मार रही थी। उसके बाद सफलता मिली। कल जहानाबाद से शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह ट्रांजिट रिमांड के तहत पटना से दिल्ली लाया गया। शरजील इमाम को अब से कुछ देर के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। इसी के चलते आईटीबीपी के जवानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अदालत के बाहर सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, 3 घंटे हो गए पूछताछ के, क्या कुछ सवाल हो सकते हैं संभावित? देखिए, शरजील इमाम को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी ऑफिस से निकल चुकी है। हालांकि इससे पहले शरजील इमाम यहीं पर मौजूद था और स्पेशल सेल के डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद थे। अब क्राइम ब्रांच के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल सेल भी जुड़ गया है, जो कि दिल्ली पुलिस की एटीएस टीम है। सीधे तौर पर पीएफआई और दूसरे संगठनों से जो शरजील इमाम के लिंक है उसकी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी सीए प्रोटेस्ट को लेकर, उससे भी शरजील इमाम के जो तार हैं उसको देखा जा रहा है कि कहीं जुड़े तो नहीं है।
फिलहाल शर्जील इमाम को कोर्ट में पेश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है, क्योंकि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन यहीं पर बनता है। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अब शर्जील इमाम को साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम का रेजिडेंस है, मतलब सीएमएम के रेजिडेंस उनके घर पर ही शर्जील इमाम को सिक्योरिटी रीजन से पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो शर्जील इमाम की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त में। आरोप है देशद्रोह का। लेकिन बात करते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। जेडीयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। जी हां, प्रशांत किशोर जिनको चुनावी रणनीतिकार के तौर पर लगातार देखा जाता रहा 2014 से, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रखी जेडीयू के अंदर प्रशांत किशोर ने, और कुछ ऐसी ही बात पवन वर्मा की भी थी, खासकर नागरिकता संशोधन कानून के चलते। इसी के तहत प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को अब जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया है। अजय आलोक जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उनका बयान सामने आया था, जिन्होंने प्रशांत किशोर की तुलना कोरोना वायरस से की थी। ये कहा था कि लगातार मुश्किलें बढ़ाते रहे प्रशांत किशोर, एक राजनीतिक निष्ठा नहीं रही है कभी प्रशांत किशोर की। सीधा रुख करते हैं मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ इस खबर का मतलब आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति के लिहाज से? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एक मुखर होता जा रहा था, इनका बयान जो आ रहे थे लगातार विरोध में आ रहे थे, वो वही कहीं ना कहीं असर नजर आ रहा था। और यही बात है कि जिसकी वजह से इन्हें इनके जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ पवन वर्मा के भी जो बयान थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रहे थे। लगातार पार्टी यही कह रही है कि उनको नुकसान हो रहा था और वो पार्टी की लाइन नहीं थी जो वो कह रहे थे। बार बार ये कह के बच के निकलना पड़ रहा था पार्टी को कि वो पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर कई बार जो है उनको कहा भी गया था, लेकिन बावजूद इसके जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर अब पार्टी ने ये कार्रवाई कर दी। और पार्टी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में बोला और पार्टी की जो पार्टी लाइन थी उसके विरोध में और पार्टी के खिलाफ बोला है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। वहीं बात करते हैं एक बार फिर शाहीन बाग की। शाहीन बाग में सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन जो नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में धरना दे रहे हैं, पुलिस का उस पर जोर जरूर चल रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ शाहीन बाग की दूसरी तरफ, जहां एक शख्स नागरिकता कानून के समर्थन में धरने पर बैठ गया। भले ही ये अकेला था, लेकिन इसको देखकर भी पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। संतन सिंह नाम का ये शख्स बिहार के औरंगाबाद से दिल्ली आया है और ये शाहीन बाग को बंधक बनाने वालों के खिलाफ इतना आहत हुआ कि अकेले ही शाहीन बाग जाकर ही धरने पर बैठ गया। इस शख्स का मानना है कि नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर देश के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन पुलिस ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने की जगह इस शख्स को ही उठा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को आखिर कब हटाएगी और कब बंद पड़े सड़क को खुलवाएगी। तो शाहीन बाग से आज दो तस्वीरें देखने को मिली। एक शख्स औरंगाबाद से आया दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ विरोध करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एनसीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी राहुल डबास की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, एक बिहार से शख्स आए थे, उस बिहार से शख्स को दिल्ली पुलिस के द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक विरोध प्रदर्शन अंदर चल रहा है। और जब न्यूज़ नेशन की टीम पर हमला हुआ था तब ये पुलिस वाले कहाँ थे? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैरिकेड के अंदर नहीं जाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन बाहर दिल्ली पुलिस इस तरीके से हटाने की कोशिश करे, जो अकेला शख्स बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी, आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, हटने को तैयार है? नहीं हटेंगे हम। किस धारा के तहत हटा रहे हैं? शांति पर प्रोटेस्ट सबको अधिकार है, यहाँ तोड़फोड़ का अधिकार है और शांति पर प्रोटेस्ट के लिए हटा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्या कहना है? 45-46 दिन से अंदर प्रदर्शन चल रहा था, आपका बाहर भी चलेगा? चलेगा। हम तो अकेले 10 से 11 बजे जाएंगे, 4 बजे चले जाएंगे। हमको तो कोई ऐसा है नहीं, हम तो अकेले हैं। एक आदमी को हटाने के लिए पूरा व्यवस्था लग गया, जो इलीगल काम हो रहा है उसको तो हटा के दिखा दीजिए आप। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो इस बैरिकेड के उस पार नहीं जा सकती, जहां विभिन्न चैनलों के पत्रकारों के ऊपर हमला होता है और यहां अकेले शख्स को हटाने की कोशिश की जाती है। ये वाकई कैसा लोकतंत्र है और ये कैसा प्रशासन है जो अकेले शख्स के प्रदर्शन को हटाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू शहर से। जम्मू में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ
आवाज उठी है जम्मू के डोगरा फ्रंट की तरफ से। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने आवाज उठाई है। न्यूज नेशन पर जो हमला हुआ है उसके खिलाफ भी आवाज यहां पर इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान उठती हुई नजर आई है। शाहीन बाग में न्यूज नेशन की टीम पर हुए हमले और मीडिया को अंदर जाने से रोकने को लेकर आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दीपक चौरसिया और उनकी टीम पर हुए हमले की निंदा करती नजर आई। दिल्ली में शाहीन बाग में जिस तरीके से न्यूज नेशन की टीम को निशाना बनाया गया, उनसे अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उसको लेकर देश भर में आवाजें उठ रही हैं। और आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो यहाँ पर सड़कों में उतर रही है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साफ कहना है शिवसेना डोगरा फ्रंट का कि शाहीन बाग जो है वो हिंदुस्तान में है और वहाँ पर किसी तरह की धारा 370 जो है वो नहीं लगी हुई है। तो आखिर क्यों यहाँ पर इस तरीके से लगातार शाहीन बाग के लोग जो हैं वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उनको बोलने वाला जो है वो कोई नहीं है, उसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पूरा आपने खुद देखा क्या क्या हुआ शाहीन बाग में जाकर जब हमारी टीम गई थी, क्या उसी को लेकर विरोध कर रहे हैं आप? ये दीपक चौरसिया के कैमरे को छीन लेना, उसके साथ बदतमीजी करना, उसको मारना और शाहीन बाग के लिए आज़ादी मांगना और प्रेस के लिए आज़ादी को भंग करना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दीपक चौरसिया मेरा साथी है, हिंदुस्तान का एक ऐसा व्यक्ति है जो सही सूचना लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहता है। और आज दीपक चौरसिया को वहाँ से मैन हैंडल करना, उसका कैमरा तोड़ देना और प्रेस की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शाहीन बाग में लोग बोल रहे हैं आप एक तरफा बात बता रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? कोई एक तरफा बात नहीं है। जितनी एडवर्टीजमेंट, जितनी बात शाहीन बाग के विषय के अंदर हो रही है, किसी को नहीं हो रही। 370 लगा दी, पाकिस्तान बना करके रख दिया शाहीन बाग को। शाहीन बाग क्या दिल्ली के अंदर नहीं है? क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ कोई जा नहीं सकता। और प्रेस वालों से बदतमीजी करना, उनकी आज़ादी का हनन करना और खुद आज़ादी की मांग करना, ये कहाँ तक संभव है? कार्रवाई आपको लगता है होनी? मैं समझता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने प्रेस पर अटैक करा है और यमुनानगर के लोग, यमुनानगर का वो एरिया जो इलीगल माइग्रेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उनको वहाँ से उठाओ, बाहर फेंको। और श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इमरजेंसी के अंदर भी प्रेस पर अटैक नहीं हुआ था। 370 श्रीनगर के अंदर लगा, तब भी प्रेस पर अटैक नहीं हुआ, तब भी प्रेस वाले शरेआम घूमते थे। आज प्रेस पर अटैक को लेकर के, खास करके जी न्यूज़ और चौरसिया पर, और चौरसिया जी को मैन हैंडल करने का प्रयास किया गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मांग करना चाहता हूं, उनको पकड़ करके अंदर किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो सारा गुस्सा है, ये जिस तरीके से शाहीन बाग में जो पत्रकार हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और साथ ही न्यूज नेशन टीम को जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया है, उसको लेकर लोग नाराज हैं। और ये जो पूरा प्रदर्शन है ये इसी को लेकर यहाँ पर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। 4:40 खबर में रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव के दरमियान चुनाव आयोग आखिर किस नेता पर हुआ सख्त। तुरंत हाजिर। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में भड़काऊ बोल पर एक्शन लिया गया है। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बीजेपी के इन दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करने को कहा है। इन दोनों नेताओं ने चुनाव की रैलियों के दरमियान कुछ भड़काऊ बयान दिए थे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। तो चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद न्यूज नेशन से प्रवेश वर्मा ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कल स्टार प्रचारक था, आज आम कार्यकर्ता हूं। ये बात प्रवेश वर्मा ने कही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हुआ हूं, प्रचार से नहीं। चुनाव आयोग ने प्रचार पर रोक नहीं लगाई है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो ये बात प्रवेश वर्मा ने कही है। और क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा ने, सुनाते हैं आपको। विधानसभा के चुनाव में एक नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और वो है प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, आप स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के। आज चुनाव आयोग ने कहा कि आपने जो बयान दिया उसकी वजह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आपका नाम हटाया जाता है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कल तक मैं स्टार था, आज मैं एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता हूँ
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं पार्टी का कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ। तो मैं अभी भी जा रहा हूँ मेरे चुनाव क्षेत्र में, वहाँ पे पार्टी का प्रचार करूँगा। वहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मुझे चुनाव आयोग ने कहा है कि आप केवल आपको लिस्ट से हटा रहे हैं, आपको कैंपेन करने के लिए मना नहीं कर रहे। तो मैं अभी जा रहा हूँ कैंपेन करने के लिए। कैंपेन में जा रहे हैं, लेकिन जिन बयानों की वजह से इस लिस्ट से हटाया गया, क्या इस तरीके की बातें आप अभी भी कहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग में जो भी हो रहा है वो संविधान के अनुसार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप फिर बोलेंगे, फिर दोबारा चुनाव आयोग एक्शन लेगा? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अगर मैंने कुछ गलत बोला होता तो मेरे ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया जाता। मैंने गलत नहीं बोला। मैंने ये कहा कि जो कश्मीर में हुआ है, जो इस देश के कई कोनों में चल रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, वो आज दिल्ली में वही नारे लग रहे हैं जो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं कि हमें जिहाद चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मैं उसके खिलाफ बोलता हूं तो मैं कोई गलत काम नहीं करता। मेरा आखिरी सवाल सर, आपको थ्रेट कॉल भी आई है, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं और आपसे बहुत परेशान भी हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के सातों सांसद जाते हैं स्कूलों में, उन स्कूलों में जाता है जहां पर हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मॉडल है वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से कमी निकाला जा रहा है। देखिए, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहा मेरे साथ चलिए। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको कहा मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ। मैंने सारी मीडिया को बुलाया, वहाँ पे कई चैनल थे, उन्होंने देखा, अपनी आंखों से देखा। और मैंने वहाँ के बच्चों से पूछा क्या ये बिल्डिंग खतरनाक है, आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ हमें पता है। हमारे मम्मी ने बोला है कि अभी 2 महीना रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ये वाला एग्ज़ाम देकर आपको प्राइवेट स्कूल में कहीं पर डालेंगे, दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये बच्चे बोल रहे हैं। तो जो बात बच्चे बोल रहे हैं, जो बात वहाँ के टीचर बोल रहे हैं, जो वहाँ का मैनेजर बोल रहा है, उस बात को मैंने तो कुछ नहीं बोला। आप वो मेरा वीडियो देखिए, सारे वहाँ के बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं, उनके टीचर बोल रहे हैं, उनके प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो लेटर बोल रहे हैं पीडब्ल्यूडी का जो ये कहता है कि वो बिल्डिंग खतरनाक है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो खेल की दुनिया से आ रही है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के खाते में एक और जीत जुड़ी है। T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की रोमांचक जीत हुई है। 5 मैचों की श्रृंखला थी जिसको अब टीम इंडिया ने 3-0 से जीत लिया। हैमिल्टन T20 सुपर ओवर में भारत ने जीता है रोहित शर्मा की बदौलत, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया के नाम जीत तय कर दी। मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। पहले 2 मैच टीम इंडिया के खाते में आ चुके थे और ये तीसरा मुकाबला जो बेहद दिलचस्प था, इस मुकाबले को भी टीम इंडिया जीत चुकी है। न्यूजीलैंड के साथ स्कोर टाई हुआ था, लेकिन सुपर ओवर में रोहित शर्मा ने धमाल मचाया, आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और जीत टीम इंडिया के नाम कर दी। चलिए 4 बजे 40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।